Hello students of class 10. Once again welcome back in my class. पिछले वीडियो में पॉलिटिकल साइंस वाले क्लास में मैंने आपको बताया था व्हाट आर एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू फेडरलिज्म, यानी फेडरल फैक्टर्स, फेडरल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आज इस वीडियो में आपको बताएंगे कि किस प्रकार से फेडरलिज्म हमारे देश में इन प्रैक्टिस है। हाउ हैड इट बीन प्रैक्टिकलाइज्ड इन प्रैक्टिकल वे, एडॉप्टेड। तो शुरू करते हैं। अच्छा कि जानते हैं इन ये फेडरल कंट्री, कहीं भी अगर फेडरेशन है तो वहां एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत आवश्यक। टू अवॉइड ऑल द कंफ्यूजन, कंट्राडिक्शन एंड डिस्प्यूट्स इन फ्यूचर, इन ए फेडरल कंट्री रिटन कॉन्स्टिट्यूशन इज इसेंशियल, मस्ट। एंड द रोल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स also has been very much important to make this federalism a great success in our country. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन में ढेर सारे प्रोविजन होते हैं और जो पॉलिटिकल जो प्रोसेस हमारे यहाँ जो इसमें कि एक बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं पॉलिटिकल पार्टी और इवन एन इंडिविजुअल। जिस पॉलिटिक्स को हमारे यहाँ आज तक जो है, जब से हमारा देश आजाद हुआ, उसको लोगों ने अपनाया है राजनय में। अगर उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज को सम्मान नहीं दिया जाता तो क्या ये प्रोविजंस ईमानदारी से लागू होते जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है? शायद यह काफी मुश्किल था। दैट्स व्हाई रोल ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स in India has been proved very much important in success of federalism. फेडरलिज्म हमारे यहाँ है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसको और जो है वास्तव में प्रासंगिक बनाया है, इसको एक सक्सेस बना दिया गया है फेडरलिज्म को। तो उसका एक मुख्य फैक्टर जो है हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो प्रचलन है उसने पॉसिबल बनाया। लोग आदतन बिलीव करने लगे हैं कि किस प्रकार से अगर पॉलिटिक्स किया भी जाए तो उसमें डेमोक्रेटिक वैल्यूज प्रेजेंट रहे। और इस तरह से जब यहाँ ये पॉसिबल बनाया गया, इससे हुआ क्या? तो इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने इन तीन फैक्टर्स को असर्टेन किया है, सुनिश्चित किया है। इट एंश्योर्ड द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ लोकतंत्र का वास्तविक अर्थ जो है, उसकी जो मूल आत्मा जो है वो साकार हुई है, उसको एक उचित स्थान मिला है। हर कहीं यह नजर आता है, दिखता है हमारे पॉलिटिक्स में, हमारे राजनीति में। और इसने, इस डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स ने रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी को एक्सटेंड किया है। जहाँ कहीं जाए हमारे इतने तरह के कह सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा राज्य है, न जाने कितने तरह के यहाँ जो लैंग्वेज है लोकल लेवल पर, रिलीजन, कास्ट, क्रीड, इवन चेंज इन टोपोग्राफी, एनवायरमेंट, many more things related to geography, culture, society are present which make this country very very much diversified. लेकिन सारे डाइवर्सिटीज को due to democratic politics and mentioning the provisions also हमने पॉसिबल बनाया है। एक दूसरे को अडॉप्ट करना हमने सीखा है, दूसरे को एकोमोडेट करना हमने सीखा है, दूसरे को स्थान देना हमने सीखा है।
और यही जो है लोकतंत्र की आत्मा, मूल मंत्र है। हमने ऐसा जो कुछ वातावरण यहाँ बनाया, जिस प्रकार से डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिक्स ने एटमॉस्फेयर बनाया, हमारा एनवायरनमेंट बनाया, उससे हुआ क्या कि डिजायर फॉर लिविंग टुगेदर जो है हमारा, एक दूसरे के साथ बने रहना, साथ साथ रहना, मिलजुल कर, ये इजी हो गया। इट इज वेरी मच इजियर नाउ ड्यू टू दिस रोल ऑफ democratic politics that we live together on one place, in one city, in one mohalla, even having very much diverse culture, very much diversity from each other in surroundings. अब अगर हम देखें तो वास्तव में ये जो फेडरलिज्म के डिफरेंट एस्पेक्ट है वो किस प्रकार से प्रैक्टिस में हमारे यहाँ आए हैं, तो उसका एक एग्जांपल के तौर पर अगर देखें तो ये हमें दिखता है किसमें, तो फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट में। स्टेट हमारे यहाँ बने, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारे पास उस समय जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी थी, जो आइडेंटिटी थी एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के रूप में, वो 4 तरह की थी। जैसे आज हमारे पास स्टेट और यूनियन टेरिटरी या 2 ही प्रकार के जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है, लेकिन जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय 4 प्रकार के इस प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स थे। तो उस समय खास करके हम कह सकते हैं हमारा जब संविधान लागू हुआ उसके पहले यह बात उठने लगी कि हमें एक अलग से जो है सेपरेट जो है, कारण क्या कुछ भी दिया गया, एक सेपरेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट चाहिए, एक अलग पहचान चाहिए, आइडेंटिटी चाहिए, लोकल आइडेंटिटी चाहिए, और उसका आधार बना था लैंग्वेज। लैंग्वेज के आधार पर स्टेट और एनी अदर स्मॉलर और लार्जर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट को बनाने की बात जनता के बीच जो है उनके लीडर्स ने डिफरेंट पार्ट्स में उठाने शुरू कर दी। और ये इसी कारण एक जो आयोग बना 1948 में ही, पट्टाभी सीतारामैया वगैरह जो थे उस समय के जो काफ़ी जो लीडिंग जो है पर्सनैलिटी थे, उन लोगों ने इस बात पर विचार किया क्या लैंग्वेज को आधार बनाया जाए भारत में, किसी खास प्रदेश को एक एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बनाने में, क्योंकि हमारे संविधान में इसको बहुत बखूबी दर्शाया गया था कि किसी भी प्रकार से कास्ट, क्रीड, लैंग्वेज, रिलीजन इत्यादि के आधार पर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो ऐसे में उसका उल्लंघन करते हुए लैंग्वेज को आधार बनाकर किसी खास एक प्रदेश को, किसी एक खास जो है इलाके को एक सेपरेट जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनाया जा सकता है, उन लोगों ने अपने प्रपोजल में यानी रिकमेंडेशन में इसको डिनाई किया। खैर संविधान लागू हुआ, उसके बाद यह डिमांड फिर से उठा, बार बार उठने लगा, और अंत में स्थितियां कुछ ऐसी बनी 1953 तक आते आते कि हमारे देश में पहला जो राज्य है लैंग्वेज के आधार पे उसको बनाने की बात जो है काफी संजीदगी के साथ की जाने लगी। आंध्र प्रदेश में यह आंदोलन काफी ज्यादा जोर पकड़ने लगा और तेलुगु स्पीकिंग पीपल के बीच में ये डिमांड काफी जोर से उठी। उन इस इलाके में धरना प्रदर्शन का एक लंबा दौर चला, नेताओं ने उसको लीड किया, लोकल लीडर्स ने। नतीजा है कि फजल अली आयोग कमीशन जो है गठित किया गया और उसके रिकमेंडेशन के आधार पर, हालांकि इस बार फिर यह डिनाई किया गया कि लैंग्वेज को एक आधार मानना जो है वास्तव में उचित नहीं है, लेकिन विशेष कंडीशन में लैंग्वेज के आधार पे एक स्टेट, एक जो है एडमिनिस्ट्रेटिव एंटिटी बनाया जा सकता है। बस इसी क्लाउज का उपयोग करते हुए उसके इस पॉजिटिव जो है कह सकते हैं कि उसमें जो है रिकमेंडेशन में स्थान दे दिया गया था इस बात को कि इन स्पेशल केस लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाए जा सकते हैं। पहला स्टेट जो हमारे देश में बना वो आंध्र प्रदेश एपी बना, और बाद में फिर देखते हैं, है ना, आज तो हमारे यहाँ तमिलनाडु है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, पंजाब है, हरियाणा है, ढेर सारे स्टेट जो कि लैंग्वेज के आधार पे ही बने।
तो वी कैन सी द लिंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया, चूंकि जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था, वी कैन सी द लिंग्विस्टिक पॉलिसी ऑफ इंडिया व्हिच ग्रेजुअली बिकेम ए बेस ऑफ क्रिएशन ऑफ स्टेट्स इवन इफ इन बिगिनिंग इट वाज नॉट। शुरू में लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ स्टेट बनाने की बात नहीं मानी, क्योंकि संवैधानिक जो उपबंध थे, प्रावधान थे, लगता था ऐसा उस प्रावधानों के हिसाब ऊपर विचार करने से यह अनुचित होगा। हालांकि बाद में फ्रॉम इंडिपेंडेंस मेनी न्यू स्टेट्स हैज बीन फॉर्म्ड डिवाइडिंग ऑल स्टेट्स। बड़े बड़े स्टेट जैसे बॉम्बे प्रोविंस था, है ना, कह सकते हैं कि सेंट्रल प्रोविंस, जो बड़े बड़े स्टेट उस समय बड़े बड़े जो है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, उनको बांट करके, यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज एक स्टेट से दो स्टेट बना दिया। इसे पे है ना, बॉम्बे प्रोविंस को आज महाराष्ट्र और गुजरात, जो लैंग्वेज के आधार पर दो अलग अलग स्टेट बने हैं, एक जो है मराठी डोमिनेटेड है और एक गुजराती डोमिनेटेड है। तो बाद में एक किया गया, पंजाब और हरियाणा ये बांट करके जो क्या है, दो अलग स्टेट बन गए, एक हिंदी डोमिनेटेड है और एक जो है पंजाबी डोमिनेटेड है। तो इस तरह से लैंग्वेज को आधार बनाया गया। विच हैज प्रेजेंट, अभी वो पुराने जो है बड़े बड़े स्टेट जो उस समय थे वो नहीं है, उनके स्थान पर कुछ नए स्टेट आ गए हैं। इस एग्जाम्पल पर बॉम्बे, सेंट्रल प्रोविंस, ये सब जो है पहले के जो थे हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट वो समाप्त हो गए, क्योंकि मैंने बताया आपको पहले कि 4 प्रकार के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट थे, है ना। अभी हमारे पास मात्र जो है 2 ही प्रकार के। एक चीज और है, संवैधानिक जो प्रावधान है, स्टेट किसी खास एक इलाके में अगर इस प्रकार की बात उठती है कि हमें एक अलग से जो है राज्य के रूप में गठित किया, ऑर्गेनाइज किया जाए कुछ खास इलाके को, हमें एक अलग से एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट दिया जाए, तो उसको कंसीडर करना या ना करना ये सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट एट यूनियन गवर्नमेंट को ही पावर है। डिसाइड द बाउंड्री एरिया इवन द नेम ऑफ द स्टेट आर सब्जेक्ट ऑफ यूनियन लिस्ट, दैट्स व्हाई इट इज डिसाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। In dividing new states, it was ascertained that people speaking one language should keep under one state। जब सिद्धांत के तौर पे बात आ गई हमारे देश में कि स्पेशल केस में ही सही स्टेट को बनाया जा सकता है उन लोगों के लिए जो एक खास लैंग्वेज एक खास इलाके में बोलते हैं, यानी लैंग्वेज के आधार पर किस खास इलाके को स्टेट का दर्जा दिया जा सकता है। और इस क्रम में जो है, जो मैंने आपको बताया कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, एक जो है तेलुगु डोमिनेटेड है और एक तमिल डोमिनेटेड है, महाराष्ट्र है मराठी डोमिनेटेड, तो गुजरात है गुजराती डोमिनेटेड, पंजाब पंजाबी, तो हरियाणा हिंदी डोमिनेटेड। इस तरह से लैंग्वेज के आधार पर हमारे यहाँ ढेर सारे स्टेट बने। तो अगर कहेंगे लिंग्विस्टिक स्टेट हमारे यहाँ बने, यस बने। हालांकि ये स्टेट बनाने की प्रक्रिया में सिर्फ लैंग्वेज कोई आधार नहीं बनाया गया, एक्सेप्ट लैंग्वेज, टोपोग्राफी, कल्चर एंड एथनिसिटी हैव बीन आल्सो मेड द बेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स। इनको भी आधार बनाया गया। ज्योग्राफिकल जो है ना, एनवायरनमेंट जो है किसी इलाके का, कल्चर जो है, या फिर कहेंगे किसी खास एथनिक ग्रुप से अगर कोई बिलोंग करता है किसी खास इलाके में, एक खास वर्ग, एक खास जनसंख्या, तो उसके लिए भी उनको प्रिजर्व करने के नाम पे उनको जो है अलग से, है ना, उनके आइडेंटिटी को बनाए रखने के लिए, उनको उचित सम्मान देने के लिए एक अलग से स्टेट का निर्माण उनके लिए किया गया। जैसे देखेंगे झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर एटसेट्रा, ये सारे स्टेट्स जो है लैंग्वेज के आधार पर नहीं बने। इनका जो आधार है या तो टोपोग्राफी है, या कल्चर है, या एथनिसिटी है। Although in beginning it was feared, क्योंकि शुरू में हमारे नीति नियंताओं ने, हमारे जो लीडर्स थे उस समय, हमारे यूनियन गवर्नमेंट को जो रिप्रेजेंट करते थे, उन लोगों को यह भय था कि अगर हमारे देश में वास्तव में लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाया जाने लगा फ्रिक्वेंटली, तो स्टेट बनाने यानी कि जितने जो है वास्तव में एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट है वो अनगिनत हो जाएंगे। अगर 2001 का सेंसस अगर हम लोग रिपोर्ट देखें तो लगभग जो है मोर देन 1500 लैंग्वेज एक अच्छे खासे बड़े परिवेश में बोले जाते हैं। कह सकते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेज जरूर है। ऐसे तो हमारे डायलेक्ट्स और लैंग्वेज बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये 1500 लैंग्वेज जो है अच्छे खासे बड़ी संख्या के द्वारा बोला जाता है।
जिसके और अभी और हो सकता है कि बढ़ने की संभावना हो। अगर उसके बोलने वालों, फॉलो करने वाले के संख्या को अगर देखें तो चूँकि पॉपुलेशन बढ़ गया उस समय से अभी तक बहुत, तो उनको फॉलो करने, उनको बोलने वाले जो है लोग भी बढ़ गए। उसके पहले भी कुछ कंडीशन मिलता ही जुलता था। इस तरह से लैंग्वेज के आधार पर स्टेट बनाए जाने से खास करके सेंट्रल गवर्नमेंट के मन में यह डर था, उन लोगों के बीच ये भय था कि इस प्रकार से जो है जिस भारत को काफ़ी मुश्किल से इतने बड़े ज्योग्राफिकल जो है जो हमारा ज्यूरिडिक्शन है, किसी प्रकार से बहुत ही मेहनत करके एक जो है यूनिटी के धागे में बांधा गया है, सिंगल एंटिटी के रूप में बांधा गया है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए, इसकी में इंटीग्रेशन और यूनिटी को कंसोलिडेट करने के लिए जो प्रयास किए गए आज़ादी के ठीक बाद, कहीं जो है वह प्रयास असफल नहीं हो जाए। क्योंकि इस प्रकार के जो है जब जो है डिस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव जो है डिमांड्स आने लगेंगे और एक दूसरे से सेपरेट रहने की इच्छा जो है हर इलाके में अगर बढ़ती चली जाएगी, तो अल्टीमेटली इट विल बी फैटल परहैप्स फॉर द हेल्थ ऑफ द इंडियन फेडरेशन। लेकिन उनका यह भय बाद में चलकर अगर हम देखते हैं तो निर्मूल साबित प्रैक्टिकली इट प्रूव बेनिफिशियल, क्योंकि ये जो लैंग्वेज के आधार पे जो बहुत बड़े बड़े स्टेट बने बाद में, तो हकीकत में यह उन इलाके के लोगों के लिए और उस स्टेट के लिए और समूचे देश के स्तर पर भी अगर कहें हमारे देश के लिए एक बेहतर जो है वास्तव में प्रयास देने में, रिजल्ट देने में, परिणाम देने में सफल हुआ है। और ये सारे देश जो है स्टेट हैं, AP है या तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, सबके सब आज देखें तो एक डेवलप्ड स्टेट है। और इस प्रकार की कोई बात नहीं है कि जिसके कारण हमारे देश के इंटीग्रिटी पर इन राज्यों के कारण जो कि लैंग्वेज के आधार पर बने हैं कोई प्रश्न चिन्ह लगता। सो प्रैक्टिकली इट प्रूव्ड बेनिफिशियल, practically it proved beneficial and helped not only in better administration in a specific area but also extended unity in the country। भारत देश में, हमारे देश में जो राष्ट्रीय एकता की जो भावना है वह कहीं से भी कमजोर नहीं हुई है। इस प्रकार के है ना लिंग्विस्टिक स्टेट को बनाने के बावजूद आज भी कई भागों में विभिन्न मसलों पे खास करके लैंग्वेज को आधार अगर बनाकर जो है कुछ इलाके में अलग स्टेट बनाने की बात की जा रही है, वहाँ के लोकल लोगों के द्वारा इस प्रकार की बातें की जा रही है। कभी कभी धरने प्रदर्शन होते रहते हैं और उस पर विचार करने का अधिकार चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को है। एक डिपेंड करता है सेंट्रल गवर्नमेंट पर कि वो इन बातों को, उनके इस डिमांड्स को किस रूप में ले। अगर वो समझती है कि इससे हमारी राष्ट्रीय एकता, अखंडता, संप्रभुता या डेवलपमेंट का जो वास्तव में जो है जो हमारे यहाँ जो अभी प्रोसेस चल रहा है उसको किसी प्रकार से हानि नहीं होगी बल्कि यह और जो है बेटर्ड होगी, तो निश्चित तौर पे आगे भी हमारे यहाँ इस प्रकार के स्टेट शायद बनाए जाते रहेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। इसके बाद आने वाले वीडियो में हम आपको इसके दूसरे जो एस्पेक्ट हैं है ना, लैंग्वेज पॉलिसी ऑफ इंडिया, साथ ही साथ जो है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इस प्रकार के एस्पेक्ट्स को अगले वीडियो में हम प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। तब तक इंतजार करें। थैंक यू।